आज आप लोगों को कल क्या पढ़ाया गया था? कल आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया गया। अंतस्थ व्यंजन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं? कौन कौन? य, व, र और ल। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हुए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा? संयुक्त व्यंजन। चलिए हेडिंग लिखिए, क्या है? संयुक्त व्यंजन। आज ये आप लोगों को एक नई टॉपिक चलाई जाएगी जिसका नाम है क्या? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, आज आपका व्यंजन के प्रकार में कुल 4 प्रकार हुए। कौन कौन हुए बताओ? व्यंजन के प्रकार में कुल 4 प्रकार हुए। पहले का नाम क्या था? स्पर्श व्यंजन था। पक्का है ना? स्पर्श व्यंजन। और दूसरे का नाम क्या है? बोलो। अंतस्थ व्यंजन। देखा जे ना बोले, ध्यान दे जाया जे लड़कियां लड़की ना बोलेंगे, अगर हम पूछब तो परमात्मा के जब पूजा गुरु जी हमारे बताते हैं कि अगर आपको आवाज मिली है और आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर परमात्मा को जवाब देना पड़ जाएगा। परमात्मा को नहीं, परमात्मा के सम्मुख आप लोगों को जवाब देना पड़ जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं इस दुनिया में बहुत से गूंगे व्यक्ति भी टहल रहे हैं। जब गूंगा व्यक्ति सामने आएगा परमात्मा के, और आप भी जब सामने प्रस्तुत होंगे परमात्मा के, तो परमात्मा द्वारा लेखा जोखा प्रस्तुत जब किया जाए उसमें देखा जाएगा कि आप मुंह पाए थे बोलने के लिए तो आपने उसका सदुपयोग किया कि नहीं। गूंगा व्यक्ति तो कुछ हो नहीं पाया, क्या बोलेगा? तब अगर उसमें कहीं त्रुटि आई तब तुहार आवाज स्पीकर कुल छोड़ के ओके दे दिया जाए और तू बन जाएगा का यह विधा सदुपयोग कर। और आज का ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है क्या? बताइए। ये ध्यान देते आया, संयुक्त व्यंजन लाल पेन से यहाँ विधा लिखा था क्योंकि ये आज का टॉपिक है ना। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों में कुल कितने वर्ण आए? 25। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के मा तक, ठीक है। फिर अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन? य, व, र, पक्का, गुड। और ये व्यंजन कौन कौन? जब हम लिखने लग रहे हैं वही तो उसमें अपना वही में व्यवस्था बनाई ले जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं, इसे भी पहले जान लेते हैं, है ना। तो देखिए लिखा है कि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से, योग का मतलब लड़कियों जाना था, जोड़, देखा या प्लस, है ना। धन का निशान क्या होता है? जोड़ का। कह रहे हैं कि ऐसे दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों के मिलने से, ध्यान देना, बनने वाले नए वर्ण या अक्षर को ही क्या कहते हैं? बताओ। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले नए वर्ण को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक। अब देखिए आगे लिखा है
कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 3 है। अब सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 3 है। कौन कौन? अब देखिए पहला है आपका क्या? 6, यही है। दूसरा तीसरा। आइए अब पहला देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्षत्रिय वाला 6 है। कौन सा? क्षत्रिय वाला। ये बनता कैसे? ध्यान देना। क्षत्रिय वाले 6 में इतना याद रखिएगा कि पहला वर्ण इसका क्या है? क है। ध्यान देना, पहला वर्ण क्या है? क है। और दूसरा वर्ण क्या है? खटकोर वाला स। ये भी याद रहता है। ध्यान देना, ये दोनों मिल करके 6 का निर्माण करते हैं। ये देखिए ऐसे हो गया। ठीक, अब ये व्यंजन है, आपको पता है अ से लेकर के अ तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक, लेकिन क से लेकर के ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ये जानते हैं। एक बात और आप लोग जानते हैं कि व्यंजन जो भी होते हैं सब आधे होते हैं। बताइए, कोई ऐसा व्यंजन जो पूरा हो? नहीं है। स्वर की संख्या जितनी है 9, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9। इन 9 स्वर जो हैं एकदम प्योर स्वर ही हैं। इनकी सहायता से व्यंजनों को बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजनों की सहायता से इनको नहीं बोला जा सकता। ध्यान दीजिएगा। तो हमने यह जानकारी प्राप्त किया है कि व्यंजन जो होते हैं वह क्या होते हैं? आधे होते हैं, है ना? यस सर। व्यंजन जो होते हैं वे क्या होते हैं? आधे होते हैं। तो कहीं भी कोई भी व्यंजन, अब व्यंजन कौन कौन है अगर ये पूछा जाए तो सिर्फ आप यही कहिए कि अ से लेकर के औ तक के वर्णों को छोड़ करके जितने भी व्यंजन होते, जितने भी वर्ण होते हैं सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो अ से लेकर के औ तक में तो ये वर्ण आएगा नहीं, तो यह वर्ण कहाँ चला गया? व्यंजन में। और व्यंजन हमेशा क्या होता है? आधा होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए 6 बना कैसे? तो अभी ये 6 और ये 6 देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें तो अ मिला हुआ है ना, तब जा करके ये पूरा हुआ है। यहाँ पे हम केवल व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो 6 जो व्यंजन है, क्षत्रिय वाला 6 जो व्यंजन है, ये क और खटकोर वाले स, इन दोनों के मिलने से ध्यान दीजिएगा इस 6 की उत्पत्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में जब हम अ की मात्रा जोड़ देंगे तब ये जा करके पूरा बन जाएगा 6। अब समझ में आया? अगर ये 6 ऐसे है तो समझ लीजिए इसमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है। अगर इसमें देखिए अगर ये छी हो गया ऐसे बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाए? इसमें कौन सी मात्रा चली गई? एक स्वर इसमें जो है मिल जाएगा। अब समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनेगा। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा जानते हैं? प्रश्न बना दिया जाएगा कि 6 में कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये क और स, ये दोनों क और स मिलकर के क्षत्रिय वाले 6 का निर्माण किए जाते हैं। क्लियर हुआ? भूलेंगे नहीं ना? क और खटकोर वाला स, ये कहते हैं ना, इन दोनों के मिलने से 6 का निर्माण हुआ। समझ में आया? अब आइए हम दूसरे की तरफ चलते हैं। एक संयुक्त अक्षर और है, उसका क्या नाम है? ये देखिए त्र। ठीक है, अब आइए इसको जरा सा ध्यान दे देते हैं। त्र जो है ये देखिए आधा त और आधा र, इन दोनों के मिलने से ये देखिए ये त हो गया और ये क्या हो गया? र। पहले जानते हैं यही त्र जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो त्र अब बनता है पहले इसी त्र को ऐसे लिखा जाता। ठीक है, तब इसमें आराम से पता चल जाता था कि ये देखिए ये त बन गया और इसी में ऐसे कर देते थे। ये जो जैसे हम लिखेंगे क्या? ग्रह, तो ये देखिए र हुआ ना, तो ये वाला र जो है यहाँ पे कर देते थे ऐसे
और ये त ऐसे कर देते थे, तो ये बन जाता था क्या त्र। लेकिन अब ये जो है नहीं है, हिंदी या संस्कृत वर्णमाला में जो त्र लिखने का स्टाइल है, अब ये त्र गायब कर दिया गया, हटा दिया गया। ये पुराने गुजरे जमाने की बेकार वर्ण हो गए, इनकी कोई मोल नहीं। अब ये जो त्र ऐसे सिस्टम में आ गया, जैसे पहले बाराती लोग कैसे खाना खाते रहे, और अब कैसे खाता है, देश जाना था, और वही देश में हमहू है, हम दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हैं, यहीं से हैं। अभी दूसरे प्लेनेट से अभी कौन आया था, याद करो, करुणा। दूसरे प्लेनेट से कोई आया था ना कोचिंग में, जिसको देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ पड़ी थी, है ना, समझते रहे भी बताएंगे। तो ये त्र जो है, ये देखिए आधा त और आधा र मिल करके क्या बन जाता है त्र। लेकिन ये अभी पूरा नहीं है। जब हम त्र कहेंगे अच्छे से तो देखिए इसमें अ की मात्रा जब हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही जोड़ देते हैं इस तरह हलंत, मतलब पूरा यह जो है पूर्ण रूप से पूर्णिक व्यंजन है। अभी हम पूछेंगे, और इसी तरह में जब यहाँ पर अ की मात्रा जोड़ेंगे तब जा करके पूरा बन जाएगा। अब एक परीक्षा में प्रश्न और आ सकता है कि त्र में मिलने वाले कौन कौन से अक्षर हैं, तो क्या बताएंगे, त्र में मिलने वाले कौन कौन से अक्षर हैं, त और र। ये त रूपी व्यंजन और र रूपी व्यंजन दोनों मिल करके यहाँ पे त्र रूपी एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ नहीं। और इसी तरह में अ जब जोड़ देंगे तो त्र, जरूरी नहीं कि त्र में केवल अ जोड़े। अगर हम त्रि लिखना चाहते हैं, छोटी ई की मात्रा तो ऐसे बने, बड़ी की मात्रा लगाना चाहते हैं ऐसे, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये ए की मात्रा, ये आय की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अम की मात्रा, ये अपने मन से जो लगा। ऐसे एक आपको बताया जा रहा है कि ये सब व्यंजन बिना स्वर के बोले नहीं जाते। अब बोलेंगे भी तो वही बहुत कम समय लगेगा, ताकि उसमें स्वर का समावेश न होने पाए। अब आइए देखते हैं हम तीसरे संयुक्त व्यंजन के रूप में तीसरे वर्ण का नाम है, क्या है, ज्ञ है। ये देखा लड़कियों, देश का था ज्ञ, लेकिन ये ज्ञ नहीं है। वैदिक भाषा में इसको ज्ञ नहीं बोलते बल्कि ज्ञ बोलते हैं। क्या ज्ञ, ज ना ज्ञ, और ज्ञ बोला था इनका है। हाँ बहुत सही, देखो मोइन एकदम अच्छा लग गया है, टाउस भी है। अब देखिए ये देखिए जहाज वाला ज, और इसी में देखिए यह है, ठीक। अब ये देखिए क्या बन गया, समझे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछा जाएगा, अब इसी में देखिए जब अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए ज्ञ। अब इसमें आधा ज और आधा य, इन दोनों के संयोग से जान लीजिए ज्ञ की उत्पत्ति होती है। और जब इसमें कोई स्वर का समावेश कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग समझ गए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बताइए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हाँ ये देखिए ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कि दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, 3। कौन कौन, छत्र और ज्ञ। समझ में आए नहीं। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ, हाँ। अब मैं ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से वर्णमाला से कुल 10 प्रश्न पूछूंगा, उसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। क्लियर। व्यंजन के आधार पर कितने वर्णों का, व्यंजन को कुल कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को कुल, देखिए फंस गया, व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन,
हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क्लियर? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन कितनी है? 3। कौन कौन? ये आगे पढ़े हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। कौन? छह किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? क और मोटा स, दोनों के मिलने से छतरी वाले छह का निर्माण होता है। ध्यान देना। क्लियर हुआ? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? य व र। पक्का? हाँ, ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या स ह ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। क्लियर हुआ? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। प्रश्न पहले समझा करो। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4। मैंने ये नहीं पूछा अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन। अब बताइए अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कौन कौन? य व र। इतना समझ में आया? अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तुरंत और लिखते हैं क्या? अभी है ना तो अनुस्वार और विसर्ग। आइए इसको फटाफट, इसको लिखना है, किसी को लिख सकता है। हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब तीसरा पॉइंट इसका आता है। पहले जो हम आपको पढ़ा रहे थे, वर्णमाला के आधार पर स्वर पढ़ाया गया। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया ना। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर? उसके बाद व्यंजन आया दूसरा भाग। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब इसके आधार पर अब आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? विसर्ग है। क्या नाम है? विसर्ग है। एक जानकारी आज आप लोगों को मिलेगी बड़ी भयंकर। कौन सी जानकारी? बहुत भयंकर जानकारी मिलेगी। चलो देखो कैसे। विसर्ग का नाम सुने हो इसके पहले आप लोग? ठीक, आइए इसको ध्यान देते हैं। करें जब किसी वर्ण, वर्ण मतलब देखा भाई कि हम बार बार लिखी थे यहाँ विदा कि बहुत लोग कहते हैं इनके कौ अक्षरे का ज्ञान ना, क्यों ई नहीं कहते इन्हें कौ वर्ण का ज्ञान कहत है। जे पढ़ा लिखा संपन्न रहता, संस्कृत पढ़े रहता, वह कहे। गांव देहात, घरे दुआरे, आस पड़ोस, रिश्तेदारी, नातेदारी, कहीं भी अगर किसी को कहना है, आपको कह दिए अगर आप इसको एक कौ वर्ण का ज्ञान नहीं है, तो पहले वो सोचेगा वर्ण माने क्या होता। अगर कह दें कि एक कौ अक्षरे ज्ञान नहीं बा, तब गिराए को मारे लगे, है ना। चलिए, तो लिखा है क्या? विसर्ग जब किसी वर्ण मतलब अक्षर, जब किसी अक्षर की अंतिम ध्वनि, ये अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम आवाज, अंतिम शब्द, जो शब्द नहीं, अंतिम लास्ट की, अंतिम की जो आवाज निकलती है उसी का अंतिम ध्वनि अगर ह हो जाए, क्या हो जाए? ह। क्या हो जाए? ह। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ह कौन सा व्यंजन है? बताइए। ह ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन की कोई परिभाषा बता सकता है? एक मिनट हरीश खड़े हो जाओ, बताओ ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में दो गुना, उस दो गुना उसको दीर्घ क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। क्या नाम है? सनी बताओ, जल्दी बताइए, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, रिवीजन करते रहिए। मैं क्या पूछा पहले आप यही बता दीजिए। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बताइए। विपिन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। हाँ यही है, पकड़ नहीं पा रहे, ये कल परसों की कक्षा में पढ़ाया गया था। बैठ जाइए। तो देखिए लिखा है विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वर्ण की, जब किसी अक्षर की अंतिम ध्वनि माने जो कहा जा रहा है वो एकदम अंत में जो आवाज निकले, अगर उसमें ह नामक अक्षर का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। लेकिन एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, ये ह लिखते नहीं है,
दो बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और आज तक आप लोग कभी लिखते थे अतः न गतः, ध्यान दीजिएगा, कुतः लिखते हैं नहीं, कुतः गतः अतः लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना, केवल लड़का जो कक्षा 3 और 4 में पढ़ा था, अगर उन्हें मिलावट अच्छा लिखा आवत था, अगर उनके कह दे भैया अतः लिख, तो पक्का बाबू ऐसे ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे ना, बल्कि क्या लिखेंगे, दो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। तो आज तक तुझे जानत रहे एके दूठे बिंदी कहत हैं, लेकिन अब इसका नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा, विसर्ग। क्या पढ़ा, विसर्ग। अगर किसी अक्षर के आगे दो बिंदी ऐसे लगा, बिंदी लगावे सीखा जज्जा, ठीक है विपिन, बिंदी लगाए सीखा अब समय बा, लड़की लड़की बिंदी लगाती, यहाँ अक्षरे में बिंदी लगाता है। अब देखा एक बात और, किसी ने कहा था, ध्यान सुनिएगा, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि आप जैसे होते हैं वैसे सोचते हैं, ठीक है, आप जैसे होते हैं वैसे ही सोच। अब हम कहा बिंदी लगाए सीखा, तो इन्हें कहे जाता रहा, हाँ 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 बिल्कुल सही सजी कह सजी, हम लड़की ना आई है, एक मतलब खुदा ही बतावत है, आप जैसा सोचते हैं वैसा होते भी हैं। मजेदार रहा ना। अब जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि ह की तरह बोध कराए, ह न हो लेकिन ह की तरह बोध कराए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, जैसे देखिए अगर कह दिया गया लिखिए बालक, तो बाल देखा, यह देखा बा, ध्यान देना, अगर कह दीजिए बालक, कैसा हो, बन ही नहीं रहा है, बालक, और कोई ऐसे लिखता है नहीं, कोई ऐसे नहीं लिखता, बल्कि क्या लिखेगा, विसर्ग। तो इसका नाम क्या है, विसर्ग। और इसकी ध्वनि क्या होती है, ह की ध्वनि होती है, ध्वनि मतलब आवाज, ठीक है, समझ में आया। विसर्ग किसे कहते हैं, किसी कोई दिक्कत, सबसे सस्ता पॉइंट है ये। अब आइए देखिए अनुस्वार, ये और सस्ता है इससे। कह रहे हैं जब वर्गों के, अच्छा लड़कियों यहाँ वर्ग समझ लो, वर्ग जैसे नहीं, वर्ग कितने होते हैं मालूम है, वर्ग कुल कैसे होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको कू चू टू टू पू पढ़ा, कू चू टू टू पू, क्या लिखा है, कू चू टू टू पू। अब ध्यान दिया, वर्गों की संख्या कितनी है, 5। कू से देखा बन गया तो हाथ क वर्ग, अब क वर्ग, अरे हाँ तू लोग पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन जब, हाँ स्पर्श व्यंजन में जब पहला लिखा क वर्ग, तो यहाँ लिख दिया क ख ग अंग, ये लिखे रहे। अब देखा चू से क्या हो गया, च वर्ग, अब च वर्ग माने च ज झ बोला, अब तो समझना। अब देखा यहाँ तीसरा क्या हो गया, ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, और अब देखिए आगे त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, और 5वां क्या हो गया, प वर्ग। अब यह क्या लिखेंगे, प फ ग और म, ठीक। तो अब देखिए क्या कह रहा है, जब वर्गों के पंचम वर्ण, पंचम माने का होता है, 5वां अक्षर, हर एक वर्ग का कौन अक्षर, 5वां अक्षर, ललका कलम से लिख के लिखा देते हम, देखा यह देखा। अब ई देखा, का हो गई, पहला हो गई, दूसरा हो गई, तीसरा हो गई, चौथा और 5वां। अब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिएगा, जब वर्गों के, वर्ग माने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ओकरे बाद ही में मत कह य वर्ग, य वर्ग, फिर स वर्ग करके स ख स ह, ये वर्ग नहीं चलता, केवल 5 ही वर्ग है। कौन कौन, क से लेकर के प वर्ग। अब देखा एकदम साफ और स्पष्ट लिखा है कि जब वर्गों के पंचम वर्णों की अंतिम ध्वनि म शेष रह जाती है या म की तरह होती है, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अब देखा
चाहे ये क वर्ग हो, चाहे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का अंतिम अक्षर जो है ध्यान दीजिएगा ये कौन सा होगा, तो कहेंगे हर वर्ग का यह पांचवा होगा। हर वर्ग का कौन सा अक्षर होगा, पांचवा। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है पंचम वर्णों की अंतिम ध्वनि म शेष रहती है, माने यह म का बोध कराए, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी सब म का बोध कराते हैं, न का बोध कराते हैं, क्योंकि ये नासिका अनुस्वारस्य है ना, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, सब नासिका से निकलता है। अब देखिए आगे, इसे एक बिंदु माने एक बिंदी, विपिन ध्यान दिया, इसे एक बिंदी से प्रदर्शित करते लिखा लिखा बा, इसे एक बिंदु अर्थात देखा या बिंदी लगा बा के रूप में वर्णों की शिरोरेखा माने किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी से संबोधित करते हैं। ठीक है, अगर किसी अक्षर के आगे दो बिंदु लगा दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग, और विसर्ग की ध्वनि क्या होती है, ह होती है ना। और अनुस्वार मतलब एक बिंदु, और ये अक्षर के आगे नहीं लगता बल्कि अक्षर के ऊपर लगता है, और ये न म इन सब का बोध कराता है। अक्षर करके ये जो अंतिम ध्वनि के ऊपर जो लगता है ध्यान दीजिएगा, इस किसका बोध कराता है, म का बोध कराता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हंस, जब लिखना होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक बिंदु लगाए नहीं लगाए। ये देखिए कंस, देख रहे हैं ना, वंश, बात समझ में आ रही नहीं। एक बात और जान ले, जय ही लागे नहीं, मान लो फिर कब बता दिया नहीं, अगर आपके लिखे कि भाग कंत का लिखे भाग कंत, अब बता ई सही बा कि ई सही बा, बताओ, ये कंत सही है कि ये कंत सही है। अगर ये सही है तो काहे सही है, क्योंकि ये पंचमाक्षर, ये जो त है, त का अंतिम अक्षर यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर किसी वर्ग का आया अक्षर, ठीक है, किसी वर्ग का अक्षर आया तो उसकी अंतिम ध्वनि जो है उसके आधार पर जुड़ जाती है। जैसे आपको लिखना हुआ अंक, क्या लिखना हुआ, अक्षर करके देखा लोग ऐसे लिखते हैं अंक, लिखते नहीं, लेकिन ये क का अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग। क का अंतिम अक्षर क्या है, अंग है। तो यहाँ पे ये अंक ऐसे न लिख करके ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा अंक, समझ में आया। अगर कह दिया गया लिखिए गंगा, तो देखा लोग ऐसे गंगा लिखते हैं, देखिए भाई समझे रहे थे, संस्कृत पढ़त है, गंगा लिखे है, ऐसे गंगा ना लिखा था, ये बिगड़ा हुआ रूप बा। ये ग का अंतिम अक्षर लिखेंगे, अब देखा बना कहाँ, गंगा, समझ गए ना। अब जैसे देखा लिखा था चंच, तो चंच ऐसे लिखते थे, ये गलत है। च का अंतिम अक्षर क्या होगा, इया होगा भैया, ऐसे लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई नाम रख देते हैं, जैसे अगर कह दिए कि आप लिखिए मंथलाल, तो ऐसे देखा लिखिए मंथलाल, ये नहीं होगा, ये थ का अंतिम अक्षर क्या होगा, न होगा ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे आधा न और थ, और इधर क्या हो जाएगा, लाल। याद रखिएगा पंचमाक्षर जब होगा तो मतलब कि क से लेकर के प वर्ग के जितने अक्षर होंगे उन अक्षरों में ये म को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ कौन सा अंतिम अक्षर हमें लिखना है, समझ में आया। तो इसके आधार पर आज आप लोगों ने यह जाना कि स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। तत्पश्चात व्यंजन पढ़े, व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कौन कौन, क से लेके म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य व र। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कौन कौन, स स ह, क्लियर। फिर संयुक्त व्यंजनों की संख्या किसे कहते हैं, दो वर्णों के योग से मिलने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, कौन कौन, क्लियर।
उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े क्या, विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? हाँ, और उसके बाद अनुस्वार किसे कहते हैं? क्लियर हुआ ना? इतना आप लोग तैयार कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। कल की क्लास के बाद आप लोगों का परसों कल की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आज तक जो पढ़ाया गया है इसी को आप लोगों के पास अधिक समय है अभी 1-2 दिन का, तो बढ़िया सा घर पे अपना 4 क्लास जो पढ़ाया गया है इसका रिवीजन कर लीजिए। परसों आप लोगों को OMR शीट मैं दूंगा 20 प्रश्नों की। कितने प्रश्नों की? 20 प्रश्नों की OMR शीट दूंगा। इसमें आप लोग अपने आप को चेक कीजिएगा कि कितना हम लोग पढ़े हैं और उसके आधार पर कितना अधिक अंक ला सकते हैं। क्लियर हुआ? तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।